नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चले बुलेटिन की शुरुआत करते कुछ अहम खबरों के साथ। चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने चंद्र ग्रहण के बाद स्नान कर हवन पूजन किया है। तो वही दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की हरिद्वार से आई है, जहां पर हर की पैड़ी पर चंद्र ग्रहण के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया और प्रार्थना की है। तो कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। यहाँ चंद्र ग्रहण के बाद महाकालेश्वर मंदिर में पवित्र नदियों के पानी से धोया गया और भस्म आरती की गई है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर वाराणसी यूपी की है, जहां पर चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जिसको हरि के द्वार हरिद्वार नगरी में ये चंद्र ग्रहण के बाद पूजा अर्चना की गई है। तीसरी तस्वीर उज्जैन की है मध्य प्रदेश से, जहां पर चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी और हवन पूजन किया गया, भस्म आरती की गई। तो ये कुछ तस्वीरें अब आप टीवी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तीनों तस्वीरें अलग अलग जगह की है। पहली यूपी के वाराणसी की, दूसरी उत्तराखंड के हरिद्वार और तीसरी मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई है। हर की पौड़ी की आप तस्वीरें देख सकते हैं। गंगा नदी में स्नान के दौरान ये कुछ तस्वीरें ली गई हैं और ये चंद्र ग्रहण के बाद की है, जहां पर फिर से पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन पीएम मोदी अपने विचारों के साथ साझा कर इस बात कार्यक्रम में आज 106वां एपिसोड लाजपत नगर के कृष्ण मार्केट सीएचसी में सुनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन और पीएम अपने विचारों को साझा करेंगे इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से। ये जो खबर है, मन की बात कार्यक्रम का आज 106वां एपिसोड होने वाला है। लाजपत नगर के कृष्ण मार्केट सीएचसी में सुनाएंगे और इसको लेकर ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग इस मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले हैं, क्योंकि आज 106वां एपिसोड भी है और ये खास अवसर पर बनाया जा रहा है ये एपिसोड। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। और आपको बता दें कि अब राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी इस मन की बात कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। रामलला के दर्शन किस प्रकार से होंगे, राम मंदिर के निर्माण कार्य में क्या कुछ अभी कार्य प्रणाली चल रही है, इसको लेकर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा सकता है। इसलिए ये एपिसोड बेहद खास माना जा रहा है। लाजपत नगर के कृष्ण मार्केट सीएचसी में सुनाएंगे ये 106वां एपिसोड मन की बात का। आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। पीएम मोदी अपने विचारों को साझा करेंगे, ये बड़ी खबर। मन की बात कार्यक्रम का आज 106वां एपिसोड, इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर भी बातचीत की जा सकती है, लेकिन खासतौर पर प्रधानमंत्री अपने विचारों को इस 106वें एपिसोड के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें राम मंदिर के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है और किस तरीके से अब रामलला के दर्शन किए जाएंगे, रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी। तो इसको लेकर भी अब इस मन की बात कार्यक्रम में कई तमाम बातें की जा सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन महाकाल के शरण में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी माहौल के बीच रोड शो भी निकालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आम सभा उज्जैन में आज 29 अक्टूबर को शाम 6 बजे शहीद पार्क में होगी। वे सभी से इसमें बातचीत करने वाले और आधे घंटे पहले इंदौर से उज्जैन आएंगे। बता दें कि सर्वप्रथम महाकालेश्वर मंदिर में पूजन करेंगे, फिर शहीद पार्क आम सभा को संबोधित भी करेंगे और चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उज्जैन सहित देश भर के मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। सभा उपरांत स्थानीय नेताओं को चुनाव जीतने का भी मंत्र देंगे। तो आपको बता दें, चुनावी माहौल के बीच रोड शो निकाला जाएगा। अमित शाह 3 दिन के इस एमपी दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। और आज दूसरे दिन में महाकाल की शरण में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं को गुरु मंत्र भी देंगे कि किस तरीके से अब आगामी चुनाव को लेकर अब काम किया जाएगा, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसको लेकर अमित शाह अब तत्परता से यहां पर अब अपने मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ऐसे तमाम देश के विभिन्न राज्यों में अब अमित शाह पहुंच रहे हैं। रोड शो निकाला जा रहा है और अब इन चुनावी सभाओं के बीच ये रोड शो बेहद खास माना जा रहा है। इसमें गुरु मंत्र देने की बातचीत की जा रही है
और कहा जा रहा है कि आज जब अमित शाह का दूसरे दिन का दौरा है तो महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां पर 1 नवंबर को होगी सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यप्रणाली की बैठक। आपको बता दें, सपा की नवगठित कार्यकारिणी की ये पहली बैठक होने वाली है। बीजेपी की नीतियों को निशाने पर लिया जाएगा। आप चुनाव को लेकर बनेगी सपा की रणनीति। जातिगत जनगणना पर होगा खास फोकस सपा प्रमुख का। और आपको बता दें, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। जातिगत जनगणना पर भी खास फोकस रखा जाएगा। सपा प्रमुख पदाधिकारियों को अब कई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 1 नवंबर को होगी सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक और इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें नवगठित कार्यकारिणी में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। कई सपा अध्यक्षों को अब नई जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। आम चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। ये बैठक इसीलिए बेहद खास है और सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई है कि अब किस तरीके से सबको कार्य बांटे जाएंगे और उसके बाद किसके पास किसके पाले में क्या कुछ जिम्मेदारियां आएंगी, इसको लेकर भी ये बैठक अहम है। सपा की नवगठित कार्यकारिणी की ये पहली बैठक होने वाली है। बीजेपी की नीतियों को निशाने पर लिया जाएगा। जातिगत जनगणना पर अब मेन फोकस होने वाला है क्योंकि सभी पार्टियां अब जो सेंट्रल उनका टॉपिक है वो जातिगत जनगणना हो चुका है और इसी पर ही हर बैठक पर बातचीत हो रही है। इसी पर रणनीति तैयार हो रही है। इसी पर आगामी चुनाव को लड़ने की बातचीत की जा रही है और इसी को लेकर अब तमाम जिम्मेदारियां भी अध्यक्षों को सौंपी जाएगी और इसी के साथ गुरु मंत्र भी लोगों को दिया जाएगा और चुनावी सभाओं में किस तरीके से अपना प्रदर्शन करना इस बैठक के माध्यम से बताया जाएगा। आम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होने वाली है सपा की और जातिगत जनगणना पर खास फोकस होने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वह भारत के इस कदम से सदाबद्ध है और आपको बता दें शर्मिंदा भी हैं। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया जाता है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते हुए रहते हुए ये गलत सहना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार में भ्रम की स्थिति है। पिछली सरकारों में ऐसे भ्रम कभी नहीं देखने को मिले हैं और भारत की नीति हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करती आई है, ना कि इजराइल का। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी की सरकार पर जमकर भी बरसे और उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला बात है कि मोदी सरकार ने संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस इससे डरेगी नहीं, ये एक दिन बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम अशोक गहलोत का चुनाव खराब करना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराना चाहती है और डराना चाहती है। वह हमेशा ऐसा ही करती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, डटकर लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम 50 साल से राजनीति में हैं, आज तक कभी भी चुनाव का समय आया है ईडी और आईटी की छापेमारी नहीं हुई है। आज बीजेपी सीएम को डराने के लिए ऐसा सब कर रही है, एक दिन उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को हम बोल रहे ये पर्पसली उनको डिमोरलाइज करने के लिए, डराने के लिए वो कर रहे हैं। और या वैभव जो हमारे ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ರಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ हमारा जो गहलोत के सुपुत्र है वो उससे भी नहीं डरने वाला। उनका बिजनेस है, देख लेने दो जो कुछ भी है उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत के इलेक्शन को स्पॉइल करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए और हमारे जो आज नेता वहाँ है उनको डराने के लिए इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, ये काम कर रहे हैं। ये हमेशा करते हैं। इससे
चंद लोग डर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और गहलोत हो, बाकी के हमारे मिनिस्टर्स हो, कार्यकर्ता हो। इस्लामीकरण और तुष्टीकरण के आरोपों से घिरे बिहार की नीतीश सरकार अब फिर आरोपों के घेरे में आ गई है। अब 9वीं कक्षा के संस्कृत के पेपर में पूछे गए इस्लामी मजहब से जुड़े सवाल इसका मोहरा बन चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कभी हिंदू त्योहारों पर अवकाश की कटौती तो कभी नवरात्रि पर्व के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग। अपने इन फैसलों से सवालों में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्रालय ने फिर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सियासत से लेकर सड़क तक नीतीश सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस सारे फसाद की जड़ 9वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर बना। इस पेपर में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे गए, जैसे ईद पर्व कब मनाया जाता है, ईद का पर्व किस तरह से मनाया जाता है, रोजा किस समय खोला जाता है, रोजा किसे देखकर खोला जाता है, तो इफ्तार किसे कहते हैं। अब बिहार की नीतीश सरकार की ओर से इस एक्शन का रिएक्शन झेलना तय था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सरकार लालू जी नीतीश जी की सरकार है। ये नीतीश जी संस्कृत का इस्लामीकरण कर रहे हैं। यहाँ लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। ये गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और मुझे मालूम हुआ कि संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष जो भी रहे, उन्होंने कहा कि ये तो सिलेबस में है, ये तो और जघन्य अपराध है। आप बता दें, क्या मदरसा बोर्ड में आपने डायरेक्शन दिया है कि संस्कृत में पढ़ाई होगी? ये तो आपने नहीं दिया है। दिया है तो बताएं। और फिर आप कहते हैं कि ये दूसरे मजहब को भी जानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तब तो आप कल यहाँ की सरकार जारी करेगी गजवाए हिंद का फरमान कि सभी लोग महीना में एक दिन जाएंगे नमाज पढ़ने, दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए। तो मुबारक आपको, आप नमाज भी पढ़ें नीतीश बाबू, लालू जी, टोपी भी पहने, लेकिन गिरिराज हिंदू मुसलमान नहीं करता। वहीं दूसरी ओर बिहार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बवाल को देखते हुए बचाव करते भी नजर आए। हिंदू धर्म के बच्चे हैं, क्योंकि संस्कृत ज़्यादा हिंदू धर्म के ही बच्चे पढ़ते हैं। वैसे तो अभी के समय में मुसलमान बच्चे भी ये संस्कृत बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मध्यमा का परीक्षा दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे सिलेबस में पूर्व से ही सभी धर्म, खास करके इस्लाम के बारे में, बौद्ध के धर्म के बारे में, ये ईसाई धर्म के बारे में, क्योंकि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म समभाव का देश है। अब लोकतांत्रिक देश का दावा करने वाली बिहार सरकार से बड़े सवाल तो ये है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था के बदलाव में हिंदू धर्म से छेड़खानी क्यों, इस्लाम मजहब के प्रति विशेष लगाव क्यों, वाकई शिक्षा मंत्रालय का हर एक्शन खुद लिया गया है, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति से शिक्षा के मंदिर भी अछूते नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। चले खबरों में आगे बढ़ते, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक्सीडेंट के बाद जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व CM हरीश रावत को अस्पताल में ही CBI ने नोटिस थमा दिया है। जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती पूर्व CM हरीश रावत को CBI ने नोटिस देते हुए 7 नवंबर को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए बुलाया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था CBI के दोस्त आए
आए और उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया। हॉस्पिटल में लोग स्वास्थ्य का हाल चाल पूछने आते हैं, लेकिन वहीं सीबीआई को लगा दिया गया है। उनसे देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और लोकतंत्र को कुछ ज्यादा खतरा है, इसलिए हॉस्पिटल में ही उन्होंने मुझे नोटिस दिया है। उत्तराखंड में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में अब आने के बाद राज्य की राजनीति में घमासान शुरू हो चुका है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक ने घपले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और हाईकोर्ट ने कुल पूरे घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। आदेश की कॉपी में प्रमोद नैनवाल का नाम का जिक्र सामने आया है। घोटाले में विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके नाम का आने के बाद से उत्तराखंड में सियासत का जो माहौल है वो गर्मा उठा है। कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब तलब किया है। बता दें कि अपना नाम इस घोटाले में आने के बाद प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष सबके सामने रखा है। विधायक प्रमोद नैनवाल ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि आरोप एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाया गया है। जिन पेड़ों की बात अगर याचिकाकर्ता ने की है, उनके नहीं बल्कि उनके भाई सतीश नैनवाल द्वारा लिए गए हैं और उनका नाम इस पूरे प्रकरण में बेवजह लाया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है, ये बेताघाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहाँ पर कुछ बंजर ज़मीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली ज़मीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। तो इसमें पिछले इसी साल जनवरी में तो उद्यान विभाग पर एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री बागवानी, हाँ, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके, तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरबाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य जो अन्यत्र सुविधाएं थी वो नहीं थी, केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया कि साहब 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाया था कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे। तो हमने भी उसमें सहमति दी। तो 2 साल बाद हमने उसके पैसे, बाकी पैसे देने थे। तो 2400 पेड़ हमको दिए गए और 2400 पेड़ आज भी सुरक्षित है। उसमें कोई जाएं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, वहाँ जाएं, उसको देखें और हमको देख करके पूरे क्षेत्र के लगभग तमाम जितने भी किसान हैं, जितने भी युवा हैं, वो प्रेरित हुए हैं। बहुत से लोगों ने बगीचे लगाने का प्रयास किया है। जहाँ पूरे पहाड़ की ज़मीनें बिक रही हैं, औने पौने दामों में उनको लोग बेच रहे हैं, तो हमने प्रेरित किया, लोगों को समझाया बुझाया कि इन ज़मीनों को मत बेचो। हमारा जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। टिहरी जिले से गुजरने वाले ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH94 पर कंडीसोड़ के पास बनी बारिश के भूस्खलन से ये प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन लगवाई गई है, मगर पहाड़ से लेकर लगातार भूस्खलन के चलते जेसीबी चालक को भी सड़क मार्ग सुचारू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के कई दिग्गजों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, जिसमें जयपुर की प्रथम महापौर ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के पूर्व सरपंच और बदादी की पदाधिकारी शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो गया है। कांग्रेस को पता है कि अब उनकी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अब जारी है। आज कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हवा नहीं तूफान है और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है
और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के साथ वो शख्सियत जो बरसों से जुड़े हुए थे, सामान्य चंद्रशेखर जी वैद, इनके पिताजी चंदनमल जी वैद ने राजस्थान में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया, खुद विधायक रहे। नंदलाल जी पूनिया पूरी शेखावाटी में किसानों की दमदार आवाज रहे। मैंने ज्योति जी के लिए मुझे कहना ही क्या है, जयपुर में सीधे महापौर के चुनाव में पूरे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसी प्रकार डॉक्टर हरी सिंह जी, सावरमल जी, केसर सिंह जी, भीम सिंह जी, इन सब का मैं स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे, पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की भट्टी जब जलती हुई पूरे राजस्थान ने 5 साल तक देखा, और अब जब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है। इन सारी चीजों को देखते हुए तेज रफ्तार आज के समय में सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण बन गई है। अब ऐसा ही एक सड़क हादसे का मामला शामली से सामने आया है, जहां पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और सिपाही की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इटावा में लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में पुलिस, एक सिपाही, इन तमाम लोगों की मौत हो गई। वहीं इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बूम माफिया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही यूपी पुलिस की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अब ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया है, जहां पर सिकंदरा पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से तमंचा, 2 बाइक और लूटी गई ज्वेलरी बरामद की गई है। वही वारदात के मास्टरमाइंड अजय उर्फ पिंटू पे पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के गाजियाबाद में घर में हुई लाखों की लूट की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी किए गए सारे माल बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 9,15,000 रुपए नगद और 8.5 तोले सोने के आभूषण और 6.5 तोले चांदी की धातु की ज्वेलरी बरामद की गई है। दरअसल बीते दिन पीड़ित परिवार विवाह समारोह में घर से गया हुआ था, तभी अचानक से घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी की और घटना को अंजाम दे दिया, जिसकी सूचना काशिफ पुलिस को दी गई और पुलिस टीम गठन करते हुए बदमाशों की तलाश में जुट चुकी थी, जिसके बाद 2 चोरों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा एएमवी नेटवर्क।